हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पाणित कल्पना तक कंप्लीट किया था। अब हम अवलेह कल्पना पढ़ेंगे। अवलेह जिसे चाट कर खाया जाता है उसे अवलेह कहेंगे। यह दो प्रकार से बनाया जाता है। इसकी दो विधियाँ बनाने की देखते हैं। प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार। प्रथम में क्या होता है कि स्वरस क्वाद आदि हम जो भी लेते हैं जिससे हमें रस कल्पना बनानी है उसको हम गाढ़ा करते हैं, मतलब पुनः अग्नि पे पाक करेंगे और उसे हम गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के बाद उसमें हम प्रक्षेप द्रव्य आदि चूर्ण मिला देंगे, लेकिन उसमें हम शर्करा और गुड़ को ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें शर्करा और गुड़ नहीं मिलाते हैं तो इसलिए ये जल्दी विकृत हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है कूटज अवलेह। द्वितीय प्रकार दूसरा है, वही सेम विधि होगी कि स्वरस क्वाथ आदि को हम बनाएंगे, उसके बाद हम उसको अग्नि पर पाक करेंगे, गाढ़ा करेंगे और उसमें हम शर्करा और गुड़ को भी ऐड करते हैं, जो हमने पहले वाले में नहीं किया था। इसमें दो तार की चाशनी तैयार की जाती है। इसको मतलब जो गाढ़ा करते हैं हम, जिसमें शक्कर और गुड़ डालते हैं, उसके बाद हम चाशनी देखते हैं तो वो दो तार की चाशनी हम तैयार करते हैं और उसको मधु से और ज़्यादा अधिक गाढ़ा होने तक पकाते हैं, क्योंकि मधु तक गाढ़ा होने तक हमने क्या पाणित बनाया था। और इसका एग्जाम्पल वासा अवलेह और च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, अब इसके प्रक्षेप द्रव्य कितनी मात्रा में लेने हैं तो गुची 24 ऐसे करके एक ट्रिक बताई थी मैंने। तो गुड़ की मात्रा 2 और चीनी की मात्रा 4 गुना, और जो भी लिक्विड द्रव होगा वो हमको 4 गुना लेना है। गुची यही मात्रा किसकी, वटी की भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अवलेह की परीक्षा। तो अवलेह सम्यक निर्मित हो जाने से निम्न लक्षण होते हैं। अब लक्षण क्या क्या होते हैं? तंतुमत्वम, अपसुमंजनम, खरत्वम, अंगुली मुद्रा, गंध वर्ण रसोद्भव। आगे देखते हैं क्या क्या है। तंतुमत्वम मतलब कि तार उत्पन्न होगा। जब अवलेह तैयार हो जाता है तो हम कड़छी से अगर उसे उठाते हैं तो उठाने के बाद उसमें तंतुमत्वम मतलब अवलेह को जब दारवे से उठाते हैं तो तार बनकर उठता है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया है? तंतुमत्वम। अपसु मंजनम। अपसु मंजनम मतलब जल, अगर हम चाशनी को जल में डालेंगे थोड़ा सा तो वो डूब जाएगा, ना कि वो तैरेगा, तो उस एक स्थान पे जाके बैठ जाएगा वो, तो उसके लिए यूज़ किया है अपसु मंजनम। खरत्वम, जब हम उसे हाथ में लेंगे दोनों मतलब अंगुली के बीच में और उसे हम मसलेंगे तो मसलने पे क्या होगा कि वो अंगुली की जो आकृति है वो उसके ऊपर वो अंगुली मुद्रा है। खरत्व मतलब कि वो खर हमको फील होगा, ऐसा फील होगा कि वो खर है या उसमें कड़ापन आ गया है दबाने पे, तो उसे कहेंगे खरत्व। अंगुली मुद्रा। अंगुली मुद्रा को अवलेह को अंगुली से दबाने पर उस पर अंगुली की आकृति बन जाती है, उसे अंगुली मुद्रा कहेंगे। और गंध वर्ण रसोद्भव, जिस द्रव्य का अवलेह बनाया जाता है उसमें गंध वर्ण और रस अवलेह उसी के समान आ जाते हैं। जिसका भी हम अवलेह बनाएंगे उसके उसके समान उसमें क्या आ जाते हैं? गंध वर्ण और रस आ जाते हैं। तो हमने 5 चीज़ें देख ली। तंतुमत्वम, तंतु आएंगे। अपसुमंजनम पानी में डाल के देखा। फिर खारत्वम और अंगुली मुद्रा दोनों को हमने हाथ से देखा, तो एक में मतलब वो कड़ापन लग रहा है और उसके ऊपर अंगुली की आकृति के समान आकृति बन जाती है, तो उसे अंगुली मुद्रा कहेंगे। और गंध वर्ण रसोद्भव, जिस भी औषधि का बना रहे हैं उसी के समान गंध वर्ण और रस का उद्भव हो जाएगा। अब प्रक्षेप द्रव्य मिलाने का समय क्या होता है? अगर हम चूर्ण मिला रहे हैं और चूर्ण की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है तो हमने जैसे ही चाशनी पूर्ण हुई उसको हमने मतलब जो भी अग्नि से नीचे उतारा, अग्नि से हटाने के बाद उसमें हमको जस्ट बाद ही मतलब थोड़ा सा ही वो ठंडा हुआ है और उसमें हमने क्या चूर्ण मिलाना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए दारवे से चलाते जाएंगे। देखो, अधिक चूर्ण मिलाना हो तो चाशनी पूर्ण होने के बाद थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिलाना चाहिए और दारवे से घुमाते जाना चाहिए। यदि चूर्ण कम मात्रा में मिलाना हो तो चाशनी ठंडी होने के बाद मिलाएंगे। ओके, अब शहद की मात्रा। तो शहद की मात्रा है, शहद की अवधि। अगर हम शहद मिलाते हैं तो अवलेह को पूर्ण रूप से ठंडा होने दें, उसके बाद हमको मिलाना है, क्योंकि जो शहद होता है वो गर्म होता है, या उसे गर्म करते ही अग्नि का सहयोग होता है तो वो विरुद्ध हो जाता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अवलेह को ठंडा होने दें, उसके बाद शहद मिलाएं। चूर्ण मिलाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो जल्दी मिला देंगे, और कम मात्रा में मिलाएंगे तो ठंडा होने पर मिलाएंगे। मात्रा इसकी कितनी है? 1 पल की मात्रा शारंग ने बताई और 1 कश की मात्रा यादव जी ने बताई है, यादव जी त्रिकम जी। अनुपात क्या होगा? दुग्ध, कषाय, इक्षुरस या फलों का रस भी कहा है। दुग्ध किस च्यवनप्राश जो हम लेते हैं तो उसके साथ 1 गिलास दूध, 1 चम्मच च्यवनप्राश के साथ, तो याद रखना दूध, कषाय भी ले सकते हैं, इक्षुरस भी, या फलों का रस भी ले सकते हैं। अब च्यवनप्राश सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके घटक देखेंगे तो सबसे पहला मेन घटक आंवला।
तो इसमें 500 नग आंवले का यूज़ करते हैं और इसके टोटल घटक द्रव्य हैं वो होते हैं 36। ठीक है, 36 घटक द्रव्य होते हैं। 36 पूरे के पूरे तो याद नहीं होंगे, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी याद रखने आधे करके आप लिख सकते हैं, पर नंबर याद रखना 36 होते हैं और हर एक को कितना 48 ग्राम में लिया जाता है। 500 नग आंवले 48 ग्राम को हर घटक, मतलब हर घटक को 48 ग्राम लिया जाएगा। इसमें कुछ कुछ याद है, जैसे कि दशमूल द्रव्य, दशमूल सारे, तो 10 ड्रग तो हो गई है। उसके बाद जो फेमस है जीवक जीवंती, हरित की गुड़ूची, द्राक्षा, एटीसी। बाकी तुमको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है तो हम बुक से जा करके आप देख सकते हैं। प्रक्षेप द्रव्य क्या क्या डालेंगे, तो घृत, तेल, मधु, त्वक, पिपली, एला, तेजपत्र, नागकेशर, ये सब चीज़ें प्रक्षेप द्रव्य क्या में आ जाएगी। निर्माण विधि क्या है, अब सबसे पहले 500 नग आंवलों की पोटली बनाएंगे हम। ठीक है, और जो 36 द्रव्य है उनको यवकूट करके एक पात्र में रखेंगे। उन 36 द्रव्य को यवकूट करके जो हमने रखा है उसका हमें क्वाथ निर्माण करना है। तो जो भी हमने 48 ग्राम सबको लिया है 36 ड्रग्स को, इसमें हम 1 द्रोण पानी मिलाएंगे, लगभग 13 लीटर 12 लीटर 12 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 13 लीटर पानी मिलाना है। आंवले की पोटली को पात्र में रख देंगे, मतलब जिसमें हम क्वाथ बना रहे हैं उसी में हम वो पोटली भी छोड़ देंगे और हम क्वाथ को पकाते जाएंगे। क्वाथ को कितना पकाना है, 1/4 अवशेष रहने तक पकाना है। अब उसमें से हमको आंवले की पोटली अलग कर लेनी है और क्वाथ को अलग कर लेना है। तो क्वाथ को छान के अलग कर ले, आंवले की पोटली को हमको छान के अलग करना है, उसको उसके बीज निकाल लेंगे और उसकी पिष्टी बना के उसको कपड़े से छान लेंगे, क्योंकि उसमें जो देखो फाइबर्स या रेशे भी जो होते हैं, तो कपड़े से छानेंगे तो पिष्टी अलग हो जाएगी, ऊपर वाले जो रेशे वाला पार्ट होगा वो हट जाएगा, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर जो पिष्टी है उसको हमने घृत तेल में भून लेते हैं, तो घृत और तेल में उसको भून लेते हैं। इधर हमने क्या किया, क्वाथ को छान लिया है। ठीक है, और क्वाथ में शर्करा मिलाकर उसको लेह की अवस्था तक उबाल लें। ये हमने क्वाथ को छाना, क्वाथ को छानने के बाद शक्कर मिला के उसको हमने चाशनी बना लिया। इधर हमने इसकी पिष्टी तैयार कर ली, इन दोनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, अब देखो इस वर्जित पिष्टी को मिला करके उसको पुनः गर्म कर ले। पुनः गर्म करने के बाद इस पात्र को अग्नि से नीचे उतार ले, थोड़ा ठंडा होने दे, फिर प्रक्षेप द्रव्य मिला दे, और थोड़ा सा मतलब पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें मधु मिला दे, और ये बन गया च्यवनप्राश। क्या किया, आंवले लिए 500 नग 48 ग्राम, हमने 36 घटक द्रव्य लिए हैं। प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से आपको ध्यान है, आंवले की पोटली बनाई हमने, जहाँ भी जो भी क्वाथ बनाया उसमें उस पोटली को डाल दिया। फिर क्वाथ बनने के बाद क्वाथ का अलग हमने बंद कर लिया, छान लिया, उसको शक्कर मिला के चाशनी बना ली, और दूसरे की हमने पिष्टी बनाई और पिष्टी को भून लिया तेल और घृत में। ओके, फिर हमने उनको मिक्स कर दिया, चूर्ण जो भी प्रक्षेप द्रव्य है उनको मिक्स कर दिया, ठंडा होने के बाद मधु मिला दिया। इस तरीके से च्यवनप्राश बन गया। इसकी मात्रा कितनी लेते हैं, 12 से 24 ग्राम अनुपान शीत दूध के साथ लेते हैं। मुख्य उपयोग, तो इसका प्रयोग क्या श्वास काश में करते हैं, स्वर भेद और क्षय में किया जाता है। ओके, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम इसको यूज़ करेंगे। और ये क्षय के लिए भी, मतलब ये रसायन प्रयोग, मतलब इसको रसायन जैसा मानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये, शरीर को मतलब रोगों से दूर कर रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्वस्थ रखता है, इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड है वासा आंवले। वासा आंवले में वासा रस लेना है, उसमें शर्करा ऐड कर लेनी है, उसको पकाना है, चाशनी करना है। जो भी कब तक चाशनी करना है, जब तक हमने उसमें वो 5 जो लक्षण हमने पढ़े थे सम्यक लक्षण वो ना दिखने लग जाए। चाशनी करने के बाद उसमें प्रक्षेप द्रव्य पिपली चूर्ण घृत को ऐड कर देंगे, ठंडा होने पे मधु मिला देंगे। इसकी मात्रा कितनी है, 6 से 12 ग्राम अनुपान वही शीर या जल। उपयोग इसका भी वासा होती है वो काशक में, मतलब बहुत अच्छी खांसी की बहुत अच्छी दवाई है, तो इसको राजक्षमा में काश पार्शुल और इसको भी काश और श्वास में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल और क्या क्या इसके अलावा, 2 तो हमने देखे, कौन कौन से हमने पढ़े, च्यवनप्राश देखा, वासा आंवले देखा, और है व्याघ्र हरित की। व्याघ्र हरित की भी इसका एग्जाम्पल है हरिद्रा खंड, सौभाग्य शुंठी पाक। ठीक है, इनकी विधि वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाकी बुक से देख सकते हैं। सौभाग्य शुंठी पाक जो थे वो सूतिका रोगों में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, आप नाम तो याद ही रखना, व्याघ्र हरित की खंड, हरिद्रा खंड और सौभाग्य शुंठी पाक। सौभाग्य शुंठी पाक का यूज होता है वो सूतिका रोगों में किया जाता है। अब तीसरी कल्पना, पाणिक पढ़ लिया, अवलेह पढ़ लिया, तीसरी कल्पना है घन कल्पना। घन कल्पना देखेंगे, अर्थ क्रिया को पूर्ण रूप से शुष्क बनाकर रखते हैं।
जो भी हम रस क्रिया करेंगे उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके फिर उसको धूप में सुखा लेते हैं, तो वो घन क्रिया हो जाती है, जिससे वो शीघ्र ही विकृत नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है रसांजन और गुड़ुचि घनवटी या संशमनीवटी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है अभी कोरोना के टाइम में, तो वो घन का एक प्रकार मतलब घन रस क्रिया का टाइप है। अब रसांजन कैसे बनाएंगे, तो रसांजन जो है वो दारू हरिद्रा से बनाएंगे। तो दारू हरिद्रा काष्ठ का यवकुट चूर्ण करेंगे, ठीक है। 16 गुना जल लेंगे और रात्रि पर्यंत तक उसको भिगो के रखेंगे। 16 गुना जल में किसको, दारू हरिद्रा की काष्ठ को। फिर रात्रि पर्यंत के बाद उसको मंदाग्नि पर पाक करते हैं, क्वाथ बनाएंगे। क्वाथ को छान के उसमें उतना ही समान भाग में दुग्ध मिला के फिर पाक करेंगे और उसको गाढ़ा करेंगे, फिर धूप में सुखा लेंगे तो रसायन मिल जाएगा। इस रसायन को दारवी क्रिया भी कहते हैं। सॉरी, देखो दारू हरिद्रा क्वाथ में 1/4 आजा दुग्ध मिलाकर रसायन निर्माण करने का भी वर्णन है। यहाँ हमने जो दुग्ध मिलाया है वो कौन सा है, गो दुग्ध है। वैसे अजा दुग्ध का भी प्रयोग करने के लिए बताया है, और वो कितना है 1/4 मात्रा में। जो हमने गाय गो दुग्ध कितना लिया था, समान मात्रा में। इसके गुण, तो ये तिक्त कटु रस का होता है और उष्णवीर्य होता है। तो क्या करेगा, श्लेष्मा विष और नेत्र रोग नाशक होता है। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये रक्त प्रदर में पित्त विकारों को दूर करता है, रक्त अतिसार के लिए, कामला के लिए, शोथ और रक्तार्ज, ये इसके रोगाधिकार हैं। कैसे बनाया है ये देख लिया हमने, ठीक है। दारू हरिद्रा से बनता है रसांजन, ये याद रखना, ड्रग ही भूल जाओ। अब गुड़ुचि घनवटी या संशमनीवटी, स्पेसिफिक संशमनीवटी जो है ये नाम लिया है यादव जी त्रिक्रम जी ने। बाकी गुड़ुचि घनवटी बाकी आचार्यों के अकॉर्डिंग, बाकी बनाने की विधि सेम ही है। इसमें ताजी हरी और अंगुली जितनी मोटी गुड़ुचि लेंगे, उसको पानी से धो के उलूखल यंत्र में कूट लेते हैं या ईमानदस्ते में। 4 गुना जल लेंगे, रात्रि पर्यंत भिगो कर रखते हैं। भिगो कर तो उसमें 16 गुना जल लेके रात्रि पर्यंत भिगोते हैं, यहाँ 4 गुना जल लेके रात्रि पर्यंत तक भिगोते हैं। अग्नि पे पाक करेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे। 1/4 श्रेष्ठ होने तक छान लेंगे और क्वाथ बनाने के बाद उसे हम गाढ़ा करेंगे, वही पुनः अग्नि पर पाक करेंगे, फिर धूप में सुखा लेंगे। देखो जो भी हम क्वाथ बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको ही गाढ़ा करते जा रहे हैं, मतलब रस क्रिया बना रहे हैं। तो उसको पहले क्वाथ बनाएंगे, क्वाथ को छानेंगे, उसके बाद फिर से गर्म करके मतलब अग्नि दे करके गाढ़ा करेंगे, ठीक है। गुड़ुचि घनवटी या संशमनीवटी कहते हैं। प्रयोग ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, वात रक्त के लिए यूज करते हैं। मात्रा 500 मिलीग्राम। कूटज घन, ये कूटज घन हमने यहाँ पढ़ा था, देखो प्रथम विधि में, एक बार मैं दिखा देती हूँ। जो हमने दो प्रकार से हमने बनाए थे अवलेह रस क्रिया। प्रथम प्रकार में हमने पढ़ा था ये कुटाजा अवलेह को। इसमें हम क्या करते हैं, शर्करा और इनको ऐड नहीं करते, गुड़ और शर्करा को। तो ये रसांजन हो गया गुड़ुचि। अब कूटज घन, ये घन वाले में नहीं आएगा पर ये फिर भी इसमें घन में लिखा गया। कूटज की छाल को यवकुट करेंगे, जो भी छाल मतलब इसकी छाल से बनाते हैं। तो कूटज की छाल लेंगे, यवकुट चूर्ण करेंगे, इसमें 8 गुना क्वाथ मिलाएंगे, 1/4 तक हम क्वाथ का निर्माण करेंगे। क्वाथ को छान लेंगे, छानने के बाद हम इसमें गुड़ शक्कर नहीं मिलाया, इसमें मिलाया है दाडिम रस कूटज में। तो दाडिम रस मिलाएंगे और उसको अर्धघन गाढ़ा करेंगे और फिर पात्र में सुरक्षित रख लेंगे। इसकी मात्रा कितनी, 1/2 मतलब आधा तोला है, और उपयोग इसका रक्त अतिसार में यूज़ करेंगे। देखो कूटज का रक्त अतिसार में, कूटज जो है वो क्या होता है, जैसे कूटजा अरिष्ट किसमें देते हैं, अतिसार में यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो कूटजा अरिष्ट को जो होता है वो अतिसार में यूज़ करते हैं, क्योंकि कूटज जो है वो स्तंभन करने वाला होता है। तो कूटज जो है वो स्तंभन करेगा तो अतिसार में। और रक्त, देखो दाडिम यूज़ किया है तो रक्त अतिसार में दिया है, ऐसे याद रख लेना। तो दाडिम लाल कलर का होता है, अतिसार में यूज़ करते हैं, तो तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। कूटज खंड में दाडिम रस का यूज़ करते हैं और रक्त अतिसार इसका रोगाधिकार हो जाएगा, ओके। फिर हम पढ़ेंगे गुड़ पाक, ठीक है। गुड़ पाक जो है वो औषध द्रव्यों के क्वाथ या जल में गुड़ की चाशनी बनाएंगे। हमें अभी तक शक्कर डाल की चाशनी बनाई थी, इसमें है कि गुड़ डाल के अगर चाशनी बनाएंगे तो उसे हम गुड़ पाक कहेंगे, या तो नॉर्मल जल भी, ये नॉर्मल जल में अगर गुड़ को मिला के उसका पाक करेंगे, या किसी भी औषध द्रव्यों के क्वाथ में गुड़ मिलाकर पाक करेंगे तो उसे हम गुड़ पाक कहेंगे, ठीक है। उसमें औषध द्रव्यों का चूर्ण मिला करके गुड़ पाक कल्पना बनाई जाती है। यह भगंदर और अर्श रोगों की चिकित्सा में प्रयोग की जाती है। इसकी विधि क्या है, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, चतुर्थांश लेंगे, गुड़ का चतुर्थांश क्वाथ या जल लेंगे, हम उसको अग्नि पे पकाएंगे, फिर पकाने के बाद उसको वस्त्र से छान लेंगे।
क्योंकि थोड़ा सेमी लिक्विड ही होगा या थोड़ा सा और पतला होगा तब वो अच्छे से छन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होने पर वो छनने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम उसको पहले छान लेंगे, फिर उसको और गाढ़ा करेंगे। ठीक है, पुनः हम पाक करेंगे, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, फिर पुनः पाक के लक्षण उत्पन्न हो जाने पर उसको पाक के लक्षण, तो गुड़ पाक के लक्षण भी अलग से हैं। जो हमने अवलेह पाक के पढ़े थे, सम्यक अवलेह पाक के, वो अलग थे। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं बताती हूँ आगे। गुड़ पाक के लक्षण आने तक हम उसको पाक करेंगे, फिर प्रक्षेप द्रव्य ऐड कर देंगे और उसको सुरक्षित कैसे रखना है, तो घृत भावित पात्र में रखना है। ठीक है, गुड़ पाक के लक्षण, दारवी से लिपटने लगे, मतलब जो दारवी मतलब जब कड़छी या चम्मच से वो चिपकने लगे, ये उसका है पहला। बाकी सेम ही है कि तंतु आने लगे, जल में डालने पर वो निश्चल रूप से बैठ जाए, मतलब वो हिले डुले नहीं, जाके सीधा नीचे तल में बैठ जाए। स्निग्ध और मृदु होने के कारण हाथ से सुखपूर्वक मसला जा सके। वो कठोर था, ये लेकिन मृदु है। दो डिफरेंस है, ये दारवी से ये चिपकने लगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, और ये स्निग्ध और मृदु होता है, इसलिए सुखपूर्वक ये मसला जाता है। रेखाएं छप जाती है, वहाँ पर भी रेखा मतलब था अंगुली मुद्रा। और औषध द्रव्यों के सुगंध वर्ण और रस का उत्पन्न, वही गंध वर्ण रसोद्भव, ये यहाँ भी है। दो चीज़ें अलग है यहाँ पे। पहला कि दारवी में लिपटने लगे, दूसरा कि वो ये स्निग्ध होता है, मृदु होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सुखपूर्वक मसल सकते हैं। ये हो गया गुड़ कल्पना या गुड़ पाक। अवलेह कल्पना कंप्लीट हो गई, हमने वाणिक पढ़ा, रसक्रिया पढ़ी, घन कल्पना पढ़ी और फिर गुड़ पाक सेम था, इसलिए यहाँ बता दिया। शार्कर कल्पना देखेंगे, सामान्य भाषा में इसे सिरप कहते हैं। ठीक है, सिरप जो बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, अब देखेंगे किसकी बनती है, तो ये भी वही गुलाब, केवड़ा, चंदन, सुगंधित द्रव्यों की कल्पना होती है ये। तो ये शार्कर कल्पना है। विधि क्या होती है, तो सुगंधित द्रव्यों को पहले हीम और पांट ये बनाएंगे, क्योंकि सुगंधित है तो हम वही चीज़ बनाएंगे, और अन्य द्रव्यों के क्वाथ, मतलब जो सुगंधित नहीं है उनका हम क्वाथ भी ले सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुगंधित द्रव्यों की है तो बनाएंगे ही नहीं, कुछ की बना भी सकते हैं या प्रयोग करते हैं। तो सुगंधित द्रव्यों का तो हीम और पांट लेंगे और अन्य द्रव्यों का क्वाथ लेंगे, दोगुनी मात्रा में शर्करा मिला के मंदाग्नि पे पाक करेंगे, फिर वस्त्र से छान लेंगे और इसको शरबत या शार्कर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वनपसा शार्कर और नींबू शार्कर। कैसे बनाते हैं, विधि सेम ही है दोनों की। ठीक है, ज़्यादा वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिरप कहते हैं, सुगंधित द्रव्यों का बनाते हैं, दोगुना हमको शक्कर लेनी है, ये याद रखना। शार्कर कल्पना कंप्लीट हो गई है। अब पढ़ेंगे क्षीर कल्पना। क्षीर कल्पना मतलब दुग्ध के द्वारा जो कल्पना बनाई जाती है। अब इसको क्यों बनाते हैं, तो और क्षीर कल्पना किसने अलग से सुश्रुत ने मानी थी। जो पंचविध कषाय कल्पना थी वो चरक ने मानी थी। षड्विध कषाय कल्पना जिसमें उन्होंने क्षीर ऐड कर दिया था सबसे स्टार्टिंग में, स्वरस के भी पहले ऐड किया था, वो कौन थे, सुश्रुत जी। अब क्षीर कल्पना कैसी होती है, तो क्यों करते हैं पहले ये देखते हैं, फिर विधि पढ़ेंगे। रसोन, भल्लातक, अर्जुन आदि औषधि द्रव्यों के वीर्य में तीक्ष्णता को कम करने के लिए, क्योंकि ये अधिक तीक्ष्ण होते हैं, तो इनकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए या उनके गुणों में उचित वृद्धि लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको दूध के साथ पाक करते हैं, तीक्ष्णता को दूर करने के लिए और उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए। फिर दूसरा क्या है, दुग्ध को लघु पाकी, मतलब यहाँ तो हमने औषधि के बारे में पढ़ लिया कि औषधि के गुणों में चेंज करने के लिए। अब क्षीर पाक खुद क्षीर मतलब दूध के गुणों में चेंज करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हम अदरक वाला दूध बनाते हैं तो यहाँ दूध जो होता है वो थोड़ा लघु पाकी हो जाता है, अच्छे से पक जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जो अदरक है उसके गुण आ जाते हैं थोड़े से, कि वो कटु होती है, तीखा होता है, लघु गुण ये सब। तो दुग्ध को लघु पाकी बनाने के लिए शुंठी आदि द्रव्य द्वारा भी क्षीरपाक किया जाता है। तो क्षीरपाक दो के प्रयोजन मतलब बोल सकते हैं कि दो तरीके के औषधियों के गुणों में भी परिवर्तन करता है और खुद दूध के गुण में परिवर्तन लाने के लिए भी क्षीरपाक किया जाता है। विधि ये तीन आचार्यों ने अलग अलग बताई है विधि। सबसे पहले शारंगधर जी ने क्या बोला है, तो औषधि के 8 गुना हमको क्या लेना है, दूध, और दूध का 4 गुना लेना है जल। यहाँ ध्यान रखना, औषधि का 8 गुना है दूध और दूध का 4 गुना है जल, बल्कि औषधि का अगर हम देखेंगे जल तो वो मतलब औषधि का जल जो होता है वो ज़्यादा अधिक होगा। ठीक है, तो औषधि के जो होते हैं 8 गुना हम दूध लेंगे, दूध का 4 गुना हम जल लेंगे। ठीक है, 32 गुना हो जाएगा। तो औषधि का जल जो होता है वो कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। अब इसको हमको पकाना है मात्र
ठीक है। अग्नि पर हम इसको पाक करेंगे और पाक कितना करना है कि मात्र दुग्ध शेष रह जाए, मतलब हमको इतना पाक करना है कि जो हमने जल लिया है और दूध का 4 गुना वो पूरा उड़ जाए, मतलब पूरा अग्नि के द्वारा जो होता है वो पाक हो जाए या क्वथित हो जाए, उतने तक पकाना है और फिर इसको छान के प्रयोग करेंगे। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? देखो, औषधि का 8 गुना दूध और दूध का 4 गुना जल। फिर यादव जी क्या कहते हैं, इन्होंने बड़ा सिंपल बताया है कि औषधि का 15 गुना दूध लेंगे और औषधि का 15 गुना जल, मतलब दोनों को सेम मात्रा में लिया है। 15 गुना लेने के बाद क्षीर मात्र शेष रहता है, मतलब कि जो जितना जल लिया है उतना तो वो पूरा खत्म हो ही जाए, बस सिर्फ क्षीर जितना लिया है उतना ही वो बच जाए लिक्विड, उस तो वो क्षीर कल्पना कंप्लीट हो जाएगी और उतना फिर हमें उसे प्रयोग कर लेंगे। अब बृहद वाग्भट क्या कहते हैं कि हमको साथ में नहीं पकाना है, मतलब कि हमको औषधि को और दूध और जल को साथ में नहीं पकाना है। उनका कहना है कि फिर वो सार भाग अच्छे से नहीं आ पाता है, तो पहले वो क्या करते हैं कि औषधि का पहले क्वाथ बना लो और फिर क्वाथ को दूध में पकाओ। उनका कहना ऐसा है, तो पहले औषधि द्रव्य का क्वाथ निर्माण करते हैं और क्वाथ के समभाग में दूध लेते हैं। समभाग में ये भी बोलते हैं, समभाग में यादव जी विक्रम जी ने भी बोला, पर उन्होंने 15 गुना बोला है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमको क्षीरपाक करना है या जितनी मात्रा में करना है उतना ही हम क्वाथ बनाएंगे, सम मात्रा में हम दूध लेंगे और वही कि दूध मात्र शेष रह जाए तब तक पकाना है। तीनों का एक चीज़ सेम ही है कि वो जितना भी पानी ले रहे हैं वो पानी को पूरा पका दे रहे हैं, मतलब सिर्फ दूध की मात्रा शेष रहने दे रहे हैं, बाकी जितना भी पानी लिया है उसको पानी खत्म होने तक उसको पाक कर रहे हैं। तो दूध मात्रा शेष रहने तक मंदाग्नि पर पाक करें और बस, और उसके बाद क्या हो गया, क्षीर कल्पना कंप्लीट हो गई। तो तीनों ने अलग अलग बताए हैं, चारंगधर, यादव जी और वाग्भट, ये तीनों के अकॉर्डिंग पूछते हैं, याद रखना। एग्जाम्पल किसका बनाते हैं, तो अर्जुन क्षीरपाक। अर्जुन क्षीरपाक बनाएंगे। अर्जुन क्षीरपाक में हम अर्जुन का कौन सा मतलब वृक्ष जो है उसका कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, तो त्वक, तो इसमें अर्जुन की छाल का यूज़ करेंगे और फिर उसका क्षीरपाक बनाएंगे। किसी भी विधि से आप बता सकते हैं। मात्रा इसकी 50 ml, प्रयोग बताया है हृदरोग में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो अर्जुन होता है वो एंटी लिपिडिक एक्शन करता है, मतलब लिपिड को अपनी बॉडी में या कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करने का काम करता है, इसलिए हृदय रोगों में दिया जाता है। रसोन का क्षीरपाक करते हैं। प्रयोग इसका गृध्रशी, विषम ज्वर और हृदय रोग, ये भी हृदय रोगों में ये भी यूज़ होगा। गृध्रशी रसोन वात शामक होता है, तो गृध्रशी वातज विकार है, और विषम ज्वर में। शुंठी क्षीरपाक का प्रयोग किसमें, अरुचि, आंबात, व्याध व्याधि और अजीर्ण में प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्षीरपाक का। अब आगे है सत्व कल्पना। सत्व कल्पना देखेंगे कि सत्व मतलब कि किसी भी द्रव का सार भाग जिसमें आ जाए, तो वह कल्पना क्या कहलाएगी, सत्व कल्पना कहलाएगी। ये दो तरीके की विधि से बनाई जाती है, एक हो गई घन सत्व और यह सत्व कल्पना। तो घन सत्व जो हमने रसक्रिया में देखी थी वही आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से जो हमने रसक्रिया में देखी थी वहाँ अग्नि का यूज़ करके औषध का सत्व निकालना, तो वो हो जाएगी घन सत्व में। और सत्व कल्पना जो है यहाँ पे बिना अग्नि का यूज़ करके, मतलब अग्नि के बिना निर्मित की जाती है ये, तो ये सेकंड कल्पना होगी। इसमें औषध द्रव्य के जल में अघुलनशील तत्व आते हैं। जो सत्व सेकंड वाली कल्पना है, मतलब जिसमें हम अग्नि का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या अघुलनशील तत्व आते हैं इसमें औषध द्रव्य के, और पहली वाली में औषधि के घुलनशील, मतलब कि जो वाटर सॉल्युबल है वो घन सत्व में आएंगे, और जो वाटर इनसॉल्युबल है वो सत्व कल्पना में आएंगे। जिन द्रव्यों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है उनका सत्व निकाला जाता है, जैसे कि गुड़ुचि, और गुड़ुचि को अमृता भी मतलब उसका पर्याय है, इसीलिए यहाँ पे अमृता सत्व भी यूज़ किया गया है नाम। विधि, अंगूठे जितनी मोटी ताजी हरी गुड़ुचि कांड, मतलब उसका जो स्टेम है वो यूज़ करेंगे, कांड को यूज़ करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ईमानदस्ते में कूट लेंगे और उसको पात्र में लेकर के 4 गुना पानी डालेंगे, हाथ से अच्छी तरीके से मसलेंगे, मतलब उसको इतना मसलेंगे कि फेन आने लगे। ठीक है, और जब तक फेन आने लगे, और वह फेन ही क्या है, स्टार्च है, तो गुड़ुचि कांड का जो सारा स्टार्च वाला पार्ट जो है वो फेन रूप में आ जाता है। फिर गुड़ुचि कांडों को निचोड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि पूरा स्टार्च तो पानी में आ चुका है, तो उसको जो है वो हम क्या करेंगे, निचोड़ के अलग कर देंगे। उसको अलग करने के बाद उसको हम जो जल बचा है उसको हम स्वच्छ वस्त्र से छान लेंगे और उसको रात्रि पर्यंत तक रखेंगे। रात्रि पर्यंत रखने पे क्या हो जाएगा कि जो गुड़ुचि का सत्व है और जल वो अलग हो जाएगा,
उसमें जो सत्व है गुरुची का वो तल में बैठ जाएगा, मतलब नीचे पहले में बैठ जाएगा, वो एकत्र हो जाएगा और जल ऊपर ऊपर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको सुबह मतलब जो रात्रि पर्यंत तक हमने रखा, फिर उस पात्र को बिना हिलाए ऊपर का पानी निथार के अलग कर लेंगे और नीचे वाला जो मैदे के समान, ऐसा होता है कि जो मैदा होता है ना उसके समान वो नीचे बैठ जाता है, फिर उसका हम अलग कर लेंगे और उसको फिर धूप में सुखा के सत्व निर्माण कर लेंगे। तो तल में एकत्र मैदा जैसा पदार्थ को सुखा लेंगे और सुखाने के बाद वस्त्र से छान लेंगे, तो ये हो गया गुरुची सत्व। और यहाँ पे हमने जो लिक्विड जो रात्रि पर्यंत रखने के बाद हमने जो जल अलग किया है सुबह, उस जल का भी उपयोग हम कर सकते हैं। कैसे? तो जो निधारा हुआ जल है उसको अग्नि पे पका लेंगे, मंद अग्नि पे पकाकर उसको गाढ़ा कर लेंगे और गाढ़ा करने के बाद हम उससे शमशमनी वटी या घन वटी बना सकते हैं। जो हमने ऊपर वाली जिससे कि इसमें जो थे वो दोनों प्रकार की कल्पनाएं पढ़ ली हमने, ये घन सत्व भी और सत्व कल्पना भी। घन सत्व जो पानी निथारा है उसका हमने बना लिया और सत्व कल्पना जो हमने नीचे पहले में बैठा वो पार्ट है उससे हमको सत्व मिल गया है। मात्रा इसकी कितनी है? 2 से 4 रत्ती शहद के साथ यूज़ करना है। गुण क्या होता है इसका? तो पित्त शामक है, बल्य, वृश्य और शुक्रल होता है ये। ओके, अगली कल्पना है, ठीक है, अब बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं। आज हमने फाणित कल्पना से पढ़ा है, आज फाणित नहीं अवलेह कल्पना, फाणित कल्पना कंप्लीट हो चुकी थी। सॉरी थोड़ा सा अवलेह कल्पना देखें। और अवलेह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे चाट कर खाया जाता है। 2 प्रकार से बनाई जाती है, एक में शर्करा गुड़ डालते हैं, दूसरी वाले में नहीं डालते। पहली वाले का एग्जाम्पल है कूटज अवलेह, दूसरे का है वासा अवलेह और च्यवनप्राश। ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य गुची, अवलेह हमें याद रखना गुची, भट्टी का भी है गुची। अवलेह की परीक्षा 5 प्रकार: तंतुमत्वम, अपसुमंजनम, खारत्वम, अंगुली मुद्रा, गंध, वर्ण, रसोद्भव। प्रक्षेप द्रव्य कम मिलाना है, चूर्ण अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो हम मिलाते जाएंगे उसको, और ठंडा होने पे मिलाएंगे, थोड़ा सा ठंडा होने पे हम मिलाएंगे जब कम चूर्ण मिलाना। शहद को तो पूर्ण रूप से जब अवलेह ठंडा होगा तभी मिलाना है। ये प्रक्षेप द्रव्य के मिलाने का समय है। अनुपान हम देख लेंगे, दूध का शायद सूरज। च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं? इसमें 500 नग हमने आंवले लिए हैं और 36 घटक द्रव्य हैं इसके। ठीक है, इसको कैसे बनाना है ये विधि हमने देख ली थी अच्छे से। उसके बाद वासा अवलेह, जिसमें हमने केवल शर्करा मिलाई थी, चाशनी मिला रही थी। इसके और भी एग्जाम्पल व्याघ्र हरित की, हरिद्रा खंड और सौभाग्य शुंठिपाक जो प्रतिकार रोगों में यूज़ करेंगे। घन क्रिया जो थी वो और ज़्यादा अधिक इसको हम पका के सुखा लेंगे अग्नि पे तो हो जाएगी घन क्रिया। ठीक है, रसांजन निर्माण जो इसके एग्जाम्पल क्या है घन क्रिया के? तो रसांजन और गुरुची घनवटी। रसांजन दारू हरिद्रा से बनाया जाता है। ठीक, फिर इसमें गोदुग्ध यूज़ करेंगे, 1/4 ताज़ा दुग्ध के लिए भी बोला गया है। गुरुची घन कैसे बनाएंगे ये बता दिया है। ठीक है, अच्छे से पाक करके धूप में सुखा लेंगे। और कूटज घन, ये वाला जो देखो प्रथम जो हमने वो पढ़ी थी प्रक्रिया, उसके अकॉर्डिंग है कि इसमें हमने कोई भी मीठा शर्करा या गुड़ नहीं डाला है। कूटज घन कैसे याद कराया था? कूटज घन में हम दाडिम सोरस लेते हैं और इसका यूज़ क्या है? रोग अधिकार क्या है? रक्त अतिसार। गुड़ पाक, अगर हम चाशनी गुड़ की बनाएंगे तो वो गुड़ पाक के अंतर्गत आ जाएगी। इसके हमने जो लक्षण पढ़े थे वो यही थे कि दालचीनी में चिपके ना, और ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, इसको अच्छे से मसला जा सकता है। शार्कर जो होता है वो सामान्य भाषा में से सिरप कहते हैं। ठीक है, शार्कर कैसे बनाएंगे? इसमें 2 गुना मात्रा में शर्करा का यूज़ किया जाता है। बस इतना याद रखना, बाकी आपको ध्यान रहेगा। शीरपाक जो दूध से बनाते हैं, इसमें 2 तरीके के प्रयोजन बताएं: औषधि के गुणों में परिवर्तन और खुद दूध में परिवर्तन करने के लिए। शारंगधर जी के अनुसार बताया है, यादव जी त्रिक्रम जी ने 15-15 गुना माना है, और बागवत जी बोलते हैं कि पहले क्वाथ निर्माण कर लो, उसके बाद समान भाग में दूध लेके उसका निर्माण करो। एग्जाम्पल अपन ने पढ़े अर्जुन, रसोन और शुंठी शीरपाक। ठीक है, बात फिर सत्व कल्पना 2 तरीके की। सत्व कल्पना में हमने देखा गुरुची सत्व जो बिना अग्नि के बनाया जाता है, बिना अग्नि के सहयोग से बनाया जाता है। रात्रि पर्यंत हमने मतलब उसको अच्छे से निचोड़ के रात्रि पर्यंत तक रखा, तो उसका जो तल में बैठा हुआ पार्ट है उसको अलग करके हमने उसको छान कर सुखा लिया है, मतलब सुखा कर छान लिया है। तो ये हो गया गुरुची सत्व। और ये जो सत्व कल्पना है वो किसकी की जाती है?
दो कंडीशन लिखी थी कि इसमें तो औषध द्रव्य के जो होते हैं वो क्या अघुलनशील तत्व आ जाते हैं, और औषध द्रव्यों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, उनका सत्व निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।